तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर किया अपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे और सिट्रिक एसिड साइकिल को। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एचएमपी शंट के बारे में। और देखो, ये तीनों ही टॉपिक यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे हमारा ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल हो, या फिर हमारा एचएमपी शंट हो। इन तीनों में से एक क्वेश्चन या फिर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, बात क्या है ना कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है और जो एचएमपी शंट है, ये तीनों यहाँ पे कोई अलग अलग पाथवे नहीं है, बल्कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिसिस का कनेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एचएमपी शंट भी यहाँ पे किस तरीके से हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ही कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे ये पाथवे भी हमारा कोई अलग सा पाथवे नहीं है, बल्कि ये भी हमारा ग्लाइकोलिसिस का ही एक पार्ट है, या फिर कह सकते हो कि उसका एक अल्टरनेट पाथवे है। अब कैसे है और क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एचएमपी शंट के बारे में, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा यहाँ पे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ये क्यों होता है? हेक्सोस मतलब यहाँ पे देखो 6 कार्बन की शुगर। तो यहाँ पे जो हमारा एचएमपी शंट है ये हमारा ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको हेक्सोस। और मोनोफॉस्फेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो भी ग्लूकोज है उसके अंदर यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट ग्रुप ही आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था वहाँ पे हमारे बाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ जो है मोनोफॉस्फेट ही आप लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। अब देखो, अभी जब हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग को अभी समझ में ना आए, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे पाथवे को देखेंगे तो आप लोग को हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे इसका जो हमारा एचएमपी शंट उसका अनदर नेम्स क्या होते हैं? अब इसके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारे यहाँ पे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ट्रिपल पी। अब देखो, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी पेंटोस शुगर का फॉर्मेशन होता है। और पेंटोस शुगर हमारी क्या होती है? जो हमारी यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर होती है, हमारे डीएनए आरएनए की जो शुगर होती है वो हमारी कौन सी होती है? पेंटोस शुगर, यानी जिसमें हमारा 5 कार्बन होता है। तो उसका फॉर्मेशन या फिर उसकी सिंथेसिस हमारा जो है एचएमपी शंट के थ्रू ही होती है। अभी हम लोग देखेंगे। और बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको जो हम लोग फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फॉस्फोग्लूकोनेट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे वारबर्ग डिकेंस पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे वारबर्ग और डिकेंस नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे की यहाँ पे डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा एचएमपी शंट है, तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये क्या होता है? इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लूकोज एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो, अगर मान लो अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो ज़्यादा परेशान मत होना। अभी हम लोग साइकिल देखेंगे, मतलब सॉरी वो पाथवे है, तो पाथवे देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। बाकी अभी थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव पाथवे, यानी यहाँ पे जो हमारा एचएमपी शंट है ये कोई नया पाथवे नहीं है, बल्कि ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का ही एक अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग समझो हमारे ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था। थोड़ा सा देखो, ये लेक्चर सबसे पहले तो आप लोग ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल देखने के बाद ही देखना, वरना तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या देखा था? जो हमारा ग्लूकोज था, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा था? ग्लूकोज हमारा सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, है ना? इतना तो आप लोग को याद ही होगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फिर उसका यहाँ पे क्लीवेज हो रहा था, फिर यहाँ पे तो मतलब देखो, वो सारी चीज़ें हमें उतना नहीं डिस्कस करनी। हमें बस यही देखना है कि यहाँ पे जब हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे अब होगा क्या? ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब ये हमारा ग्लाइकोलिसिस के अंदर पार्ट नहीं लेगा, बल्कि यही हमारा क्या होगा? ये हमारा अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू हमारा एचएमपी शंट के अंदर जो है एंटर कर जाएगा। यानी जो हमारा एचएमपी शंट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है? हमारे ग्लूकोज के द्वारा, यानी कि हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर ही बनता है। देखो, ये हमारी थोड़ा सा समझना, ये हमारी बॉडी में अलग से नहीं अवेलेबल रहता है, बल्कि ये हमारे ग्लाइकोलिसिस का एक पार्ट होता है। यानी जो हमारा एचएमपी शंट है ये कोई हमारा अलग सा पाथवे नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्लाइकोलिसिस से ही एक अल्टरनेट पाथवे चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ गए होगे। और यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो वही सारी चीज़ें हमारे ग्लाइकोलिसिस में भी होती हैं, है ना? इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे दैन ग्लाइकोलिसिस। देखो, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी जब हम लोग यहाँ पे पाथवे देखेंगे तो आप लोग समझोगे। बाकी थोड़ा सा आप लोग फोकस करके देखना आज का लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान देकर समझनी पड़ेंगी। जैसे कि बात करें, इट टेक्स प्लेस इन साइटोसोल ऑफ सेल। अब देखो, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था वो भी हमारा साइटोसोल, देखो साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल हमारा साइटोप्लाज्म ही होता है, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है वही साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल कहो साइटोप्लाज्म कहो, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे ये भी हमारा साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल के अंदर ही देखने को मिलता है, और ग्लाइकोलिसिस भी साइटोसोल में होती है। लेकिन टीसीए साइकिल लेकिन जो हमारी टीसीए साइकिल लेकिन जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो किस में होता है, लेकिन जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है वो किस में होता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना। दिस पाथवे इज मेनली कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोज शुगर। अब देखो ये हमारे इस HMP शंट पाथवे की सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो हमारा HMP शंट पाथवे है इसके अंदर मेनली होता क्या है, इसके अंदर मेनली हमारा फॉर्मेशन होता है हमारे NADPH। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, NADPH और NADH देखो ये दोनों यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था, जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल था, वहाँ पे हमारा NADH बन रहा था, लेकिन जो हमारा HMP शंट है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा NADPH। अब ये NADPH क्या होता है, देखो ये भी हमारा एक टाइप का कोएंजाइम ही होता है। बस यहाँ पे होता क्या है, बल्कि ये इसके काफ़ी सिमिलर भी होता है। बस होता क्या है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है, यानी कि NADH में यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH। और जिस तरीके से NADH हमारा 3 ATP दे रहा था, उसी तरीके से NADPH भी हमारा 3 ATP ही देता है। यानी वो सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा P का डिफरेंस आ जा रहा है फॉस्फेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारा NADPH की सिंथेसिस होती है। और देखो यहाँ पे जो हमारा NADPH है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके यूजेज भी देखेंगे। बाकी हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा होता है, पेंटोज शुगर। देखो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे यहाँ पे DNA और RNA के अंदर शुगर होती है वो कौन सी होती है, RNA के अंदर होती है राइबोस, और DNA के अंदर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस। तो ये दोनों हमारी क्या होती है, ये दोनों हमारी एक टाइप की पेंटोज शुगर होती हैं। और ये जो पेंटोज शुगर है ये हमारे HMP शंट के थ्रू ही बनती है। तो पेंटोज शुगर और NADPH यहाँ पे दो मेजर प्रोडक्ट होते हैं हमारे HMP शंट पाथवे के, कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो इट इज एनाबॉलिक इन नेचर। अब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल थी और जो हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल थी, पाथवे था, वो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा कैटाबॉलिक नेचर के ज़्यादा थे, जबकि यहाँ पे ये हमारा एनाबॉलिक नेचर का ज़्यादा है। एनाबॉलिक मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी सिंथेसिस होती है किसी चीज़ की, जबकि हमारा कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा था जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था। अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये दोनों हमारे मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है, तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। एंड इट कंटेन्स 2 फेस। देखो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग पाथवे देखेंगे HMP शंट, तो आप लोग समझ जाओगे। बेसिकली जो हमारा HMP शंट है उसके अंदर 2 फेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेस, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। तो जो हमारा ऑक्सीडेटिव फेस है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर बनता है हमारा NADPH। जो हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है उसके अंदर क्या बनता है, हमारा पेंटोज शुगर। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट समझ गए होगे, और नहीं भी समझे हो तो अब हम लोग यहाँ पे अपना पाथवे देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने HMP शंट या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि इसको HMP शंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा पहला ही प्रोडक्ट है इस पाथवे का, वो हमारा कहीं बॉडी में अलग से नहीं मिलता है, बल्कि वो हमारे ग्लाइकोलिसिस का एक पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे HMP शंट बोलते हैं, और मतलब शंट बोलते हैं, कह सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। देखो थोड़ा थोड़ा सा ये सारी चीज़ें याद कर लेना। बाकी यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो कौन सा होगा, तो एंजाइम देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोडक्ट है कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, बट आप लोग पूरा नाम लिखने की कोशिश करना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस आप लोग को बस अपनी तरफ से ऐड कर देना, बाकी सेम है। तो हमारा क्या बन गया, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा NADP+ है उससे हमारा NADPH का सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला हो गया। देखो अभी हम लोग सबसे पहले तो पाथवे को थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन आप लोग ये समझो इस पाथवे के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें अभी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि इसके अंदर ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसके हमारे यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। 6 मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, 6 कार्बन नहीं, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो 6 कार्बन होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो। पहले हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ग्लूकोनोलैक्टोन में। अब ये जो हमारा ग्लूकोनोलैक्टोन है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है,
6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस की प्रेजेंस में। और ये जो हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से इसने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लूज किया या फिर कह सकते हो रिलीज किया, और किस में कन्वर्ट हो गया, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये हमारे कितने कार्बन की शुगर थी, 6 कार्बन की शुगर। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमारा एक कार्बन लॉस हो गया CO2 के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हमारा बचा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये हमारे कितने कार्बन की शुगर होगी, 5 कार्बन की शुगर। और देखो इसी से अब हमारे जो है हमारे पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होगा या फिर सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में G6P बोल देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझो, इसके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यानी इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे HMP शंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 6 G6P, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, देखो अभी तक तो यहाँ पे 6 यहाँ पे भी है, अब 6 से यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, यानी ये जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं। अब थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना, अब होगा क्या, अच्छा यहाँ पे भी हमारा जो है NADP+ से NADPH की सिंथेसिस हो रही है। और देखो सिर्फ यहीं तक हमारा जो है NADPH का फॉर्मेशन होता है, और यहीं तक हमारा कौन सा फेस होता है, ऑक्सीडेटिव फेस। यानी ये जो हमारी स्टार्टिंग की 3 स्टेप आप लोग को दिख रही हैं, ये हमारा कौन सा फेस होता है, ऑक्सीडेटिव फेस। और अब इसके बाद जो हमारा फेस शुरू हो रहा है वो कौन सा होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। तो यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो यहाँ जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, यहाँ तक तो हमारा 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारे 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये हमारा थोड़ा सा डिवाइड होने वाला है। तो अब होगा क्या, देखो ये जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, तो सबसे पहले इसका होगा यहाँ पे आइसोमरेस, यानी कि इसका जो है आइसोमर फॉर्म होगा, और एक यहाँ पे उसका जो है एपीमर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे आइसोमर क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो, यानी इन दोनों के अंदर यहाँ पे जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो सारे यहाँ पे सेम रहेंगे, बस इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग बात करें ईपीमर की, तो देखो ईपीमर भी एक टाइप का आइसोमर ही होता है, बस ईपीमर में क्या होता है, इसको थोड़ा ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और OH, मान लो कुछ भी है, OH H, चलो 3 लगा देते हैं, HOH। अब मान लो हम लोग यहाँ पे इसी का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो HOH बिल्कुल सेम, ठीक है, OH H ये भी बिल्कुल सेम। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है कह सकते हो एक कार्बन के अराउंड में हम लोगों ने कंपाउंड्स को चेंज कर दिया, फिर जो है एटम्स को चेंज कर दिया। तो हुआ क्या, देखो जब हम लोग यहाँ पे किसी एक कार्बन के अराउंड में चीज़ों को चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे ईपीमर, ठीक है। देखो बाकी सब जगह सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ हमारा H था वहाँ OH आ गया, और जहाँ OH था वहाँ पे H आ गया, तो ये हो जाता है एपीमर। तो एक हमारा एपीमर होगा और एक हमारा यहाँ पे आइसोमर होगा। तो यहाँ पे आइसोमर हमारा कौन सा होगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, और यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारी पेंटोज शुगर होती है। और हमारा एपीमर क्या होगा, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट था, इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे, इसके 6 मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो हमारा 6, और हम लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं RFP, ठीक है, 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा कन्वर्ट हो रहा है राइबोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है, राइबोज 5। देखो थोड़ा सा समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहीं पे जो है ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो राइबोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा हमारा कौन सा है, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अब ये डिवाइड हो गया ना, तो ये डिवाइड कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे डिवाइड होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे बने तो इसके 4 है, लेकिन ये 2-2 के पेयर में बनेंगे। थोड़ा सा समझो कि 2 यहाँ पे ऐसे बने और 2 यहाँ पे ऐसे बना दो, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा ऐसे समझ लो, अभी आप लोग को पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये 2-2 के पेयर में कह सकते हो हमारे बन गए, 2 हमारे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, 2 जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, और यहाँ पे 2 राइबोज 5 फॉस्फेट, यानी टोटल हमारे देखो 6 हो गए ना, 2 + 2 + 2, यानी सिंपली कह सकते हो कि जाइलोलोज के 4 हैं और राइबोज के 2 हैं। लेकिन अब होगा क्या, देखो अब ये दोनों यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में, थोड़ा ध्यान से समझना, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम है, ट्रांस कीटोलेस।
लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंबाइनेशन है ये हमारे दो दो का ही हो रहा है। यानी यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझना, ये जो हमारा 2 जाइलोस 5 फॉस्फेट अलग से बना है ये हमारा अभी अलग ही रहेगा। यहाँ पे ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये दो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 राइबोस 5 फॉस्फेट और 2 जाइलोलोस 5 फॉस्फेट, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने यहाँ पे कंबाइन किया और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा था, ट्रांसकीटोलेस। ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन हुआ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसको हम लोग शॉर्ट में G3P लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट, तो इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में 7 और P लिख देते हैं, सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, ये जो हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट है इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। और ये जो हमारा जाइलोलोस 5 फॉस्फेट है इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात करें तो इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर 3 है। और हमारा जो सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट है इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर 7 है। हुआ क्या, देखो यहाँ पे इस राइबोस 5 फॉस्फेट ने अपनी 2 कार्बन यहाँ पे जाइलोलोस 5 फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिए, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट बना और ये यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यानी देखो यहाँ पे ये मतलब जो कि यहाँ पे इसने इसका फॉर्मेशन या फिर इसने इसका, इन दोनों ने कंबाइंड फॉर्म में मिलके हमारे इन दोनों का फॉर्मेशन किया, जिसमें से 7 इसके पास 3 इसके पास। देखो ओवरऑल 10 ही है, 5 + 5 10, 5 और 3 + 7 10। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 कार्बन का यहाँ पे इधर उधर ट्रांसफर हो गया। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ गए होगे। देखो थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग है लेकिन ईजी है यार। मतलब क्या, देखो ये अभी तक सिर्फ ये 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट है और जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके भी यहाँ पे 2 बनेंगे। समझना, देखो ये 2 ही तो है क्योंकि 2 जाइलोलोस अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। अभी ये क्या करेगा, देखो अभी ये भी पार्टिसिपेट करेगा लास्ट में, तो ये बचा हुआ है और 2 ने पार्टिसिपेट किया। तो इन 2 ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने 2 ही मॉलिक्यूल तो बनाएंगे क्योंकि 2 ही 2 है। तो यहाँ पे 2 G3P बना, 2 7HP बना, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, अब देखो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हमारा क्या बनाएंगे, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हमारा ट्रांस एल्डोलोज की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे ये जो जाइलोलोस 5 फॉस्फेट है इसको आप लोग अवॉइड करो, ये हमारा नहीं बन रहा है। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा ये दोनों बन रहे हैं, ये हमारा अलग से आया। अब ये अलग से कहाँ से आया, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी अभी सिंपली समझो कि ये जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था और ये जो सेडुहेप्टोलोस 7 फॉस्फेट था, इन दोनों ने यहाँ पे मिलकर क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब हम लोग फिर से अगर कार्बन की बात करें तो जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके अंदर कार्बन कितने, 6, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने हैं, 4। जबकि इसके अंदर कार्बन कितने थे, 7, इसके अंदर थे 3। यानी यहाँ पे भी देखो कार्बन का फिर से जो है एक्सचेंज हुआ और यहाँ पे देखो ओवरऑल सेम ही है, 7 + 3 10, 6 + 4 10। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन का इंटरचेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे ये दोनों बने। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना। अब ये भी हमारे कितने बनेंगे बताओ, 2 ही तो बनेंगे क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो ये दोनों 2 बने। अब देखो यहाँ पे ये जो जाइलोलोस 5 फॉस्फेट है कहाँ से आया, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, बहुत मास्टरमाइंड हो आप लोग। देखो ये जो हमारा 2 बच गया था, ये जो हमारा 2 जाइलोलोस छुपा हुआ बैठा था, अब ये वापस एंट्री कर चुका है। अब इसने क्या किया, अब इसने यहाँ पे कंबाइन किया हमारे किसके साथ, इसने कंबाइन किया हमारे यहाँ पे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ। अब देखो ये जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब ये हमारी साइकिल में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका काम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब ये जो हमारा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है और जो जाइलोलोस 5 फॉस्फेट है ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अब ये दोनों मिलके हमारा फिर से क्या बनाएंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के, यहाँ पे देखो जो हमारा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है इसके कितने हैं, इसके 2 हैं क्योंकि ये भी हमारा 2 से ही तो बना था, है ना, ये 2 थे। देखो अभी 2 का मामला चल रहा है, यहाँ पे 2 है। और ये जो जाइलोलोस 5 फॉस्फेट है ये भी कितना बच गया था, ये भी हमारा 2 बचा हुआ था, तो 2 + 2 यानी यहाँ पे हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितना बनेगा, 2, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कितना बनेगा, 2। अब आप लोग थोड़ा सा याद करो, जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था यही तो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हमारा फ्रक्टोज से बन रहा था। यानी अब देखो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितने कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये जो हमारा 2 G3P है। अब ये मिलके क्या बना देगा, ये हमारा फिर से क्या बना देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझना, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे 2 यहाँ पे बने थे, 2 यहाँ पे बन गए। अब ये जो 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 2 मिलके हमारा फिर से 1 फ्रक्टोज बना लेंगे। तो टोटल हमें कितने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिले, देखो 2 + 2 और ये 2 मिलके 1 बना लेंगे, तो 2 + 2 + 1 5।
यानी कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये जो हमारा HMP शंट है इसमें हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसमें हम लोगों ने 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिए और इसने हमें क्या दिया, इसने हमें वापस से जो है 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे दिया। अब अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा है क्या, ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ही तो आइसोमर है। यानी एक हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यही हमारा जो है वापस से हमें जो है, ये जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है सॉरी, यही वापस से हमें जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के दे सकता है। यानी कि एक हिसाब से अब अगर हम लोग फाइनली ओवरऑल बोले तो ये जो हमारा HMP शंट है इसके अंदर हमारे 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें वापस से कितने मिल जा रहे हैं, वापस से हमें जो है 5 मिल जा रहे हैं, 2 + 2 + 1। तो यहाँ पे एक आखिर गया कहाँ, तो देखो एक यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखो ये जो CO2 रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एक हमारा ऑक्सीडेशन में लॉस हो गया, 6 हम लोगों ने दिए, 5 हमें वापस से मिल गए। और यहाँ पे हमें क्या मिला, NADPH मिला, दो NADPH। तो इतना आप लोग यहाँ पे आई होप कि समझ गए होगे। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो बाय चांस आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान मत हो, एक बार फिर से आप लोग जो है यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठो और मॉलिक्यूल्स को गिनते चलो कि यहाँ पे 6 से 6, और ठीक है देखो थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 ग्लूकोज से हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से हमारा फिर से 6 फॉस्फो। देखो इस 6 को आप लोग यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल से कंपेयर मत करो, ये 6 हमारा कार्बन को दर्शा रहा है, जबकि ये जो हम लोगों ने आगे 6 है तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहा है। मतलब हम लोगों ने लिखा नहीं है बट आप लोग अंडरस्टूड समझ रहे हो ना कि 6 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हैं, तो एट लास्ट में हमें 6 मॉलिक्यूल्स हमारे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के भी मिलेंगे। और फिर ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ये हमारा क्या बनाएगा, 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और ये जो 6 ये हमारा किसमें, हमारा 2 राइबोज 5 फॉस्फेट और 4 जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। अब इस 4 में से क्या होगा, 2 हमारे बचे रह जाएंगे और 2 हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 2 क्या करेंगे, ये 2 हमारे 2 जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएंगे और 2 सैडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट बनाएंगे। और फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर हमारे 2 फ्रक्टोज फॉस्फेट और 2 इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनाएंगे। अब ये जो हमारा 2 जाइलोलोज बच गया था ये हमारा फिर से क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री कर जाएगा और इस इरिथ्रोज के साथ मिलकर हमारा क्या बनाया देगा, G3P, यानी कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसके थोड़ा सा स्टेप्स को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो अपने स्टेप्स ऑफ HMP शंट की बात करें तो काफ़ी जी आप लोग यहाँ पे अपने आप से भी बना के लिख सकते हो, बाकी हम लोग जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेप्स ऑफ HMP शंट की, तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस पाथवे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अलग से नहीं होता है बल्कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के दौरान ही जनरेट होता है। तो वहाँ से हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस, ये हमारा एंजाइम होता है। तो देखो उसी तरीके से आप लोग को बना के लिख देना है, जैसे कि फिर हमारा क्या होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ग्लूकोनोलैक्टोन, फर्दर हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा एंजाइम कौन सा होता है, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस। और फिर हमारा थर्ड स्टेप में क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, और हमारा क्या होता है एक CO2 ग्रुप रिलीज हो जाता है। एंजाइम कौन सा होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस। फिर ये हमारा जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये हमारा किस में चला जाता है, आइसोमराइजेशन एंड एपीमराइजेशन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा आइसोमराइजेशन से फॉर्म होता है राइबोज 5 फॉस्फेट और एपीमराइजेशन से फॉर्म होता है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट है और जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है ये हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सैडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ट्रांस कीटोलेज की प्रेजेंस में हमारा एंजाइम होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है और सैडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट है ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस अल्डोलेज। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये तो हमारा फिर से जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये हमारा किससे कंबाइन करता है, हमारे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट से जो 2 बच गए थे, और इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये 2 मिलके फिर से हमारा क्या बना लेते हैं, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज के 2 बनते हैं, तो 2 + 1 + 2 5। समझ गए, बिल्कुल एक लाइन में समझो कि 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, जो कि फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेता है, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो फाइनली हम लोग बात करें अपने एनर्जेटिक्स ऑफ HMP शंट की। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि एक बात बताओ, यहाँ पे जब हमारी ग्लाइकोलिसिस मस्त चल रही थी, ठीक है, हमारी ग्लाइकोलिसिस मस्त चल रही थी जिसमें हमारा ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा क्या हो रहा था, सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जा रहा था।
तो आखिर ये हमारा एचएमपी शंट नामक क्यों, मतलब एचएमपी शंट की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों आखिर जो हमारा अल्टरनेट पाथवे में एचएमपी शंट भी स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है और जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, आखिर इन दोनों में ऐसी क्या कमी रह जाती है। तो देखो यहाँ पे कमी कुछ नहीं रहती है, ये दोनों तो अपना काम मस्त कर रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके हमारे कितनी एटीपी प्रोड्यूस कर रहे थे, 38 एटीपी, है ना। और जो भी हमारी सेल थी उसको मस्त यहाँ पे एनर्जी मिल जा रही थी। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम वहाँ पे आई जहाँ पे जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, देखो ये किसके अंदर होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। अब मान लो अगर कोई हमारी सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल परफॉर्म ही नहीं हो पा रही है, तो अब बताओ उसको एटीपी कैसे मिलेगी। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितनी एटीपी बन रही है, इसके अंदर तो सिंपली हमारी 8 ही एटीपी बन रही थी। मेन एटीपी तो हमारी 30 की 30 एटीपी हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में बन रही थी। तो अगर कोई सेल के अंदर हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं हो रही है तो उसको एटीपी कैसे मिलेगी, एनर्जी कैसे मिलेगी, फिर वो सर्वाइव कैसे करेगी। तो यहाँ पे देखो जिन सेल्स के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं पॉसिबल होता है, वहाँ पे हमारा पॉसिबल होता है एचएमपी शंट। यानी अब देखो एचएमपी शंट भी हमारा किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो सकता है उसके अंदर एचएमपी शंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे हमारा एचएमपी शंट परफॉर्म होता है, जो कि क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो एचएमपी शंट के अंदर यहाँ पे कैसे एटीपी बनता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब यहाँ पे देखो हमारा एचएमपी शंट के अंदर भी लगभग जो है 38 के आसपास एटीपी बनने चाहिए, वरना इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो कितना बनता है और कैसे बनता है तो हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग एचएमपी शंट नो एटीपी इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड और यूटिलाइज्ड बट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NADPH। तो देखो एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि यहाँ पे कोई एटीपी डायरेक्टली ना तो प्रोड्यूस हो रहा था ना तो यहाँ पे यूज हो रहा था। हमारा सिर्फ NADPH का प्रोडक्शन हो रहा था, वो भी सिर्फ 2 स्टेप में। कौन कौन सा, जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और जब हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो रहा था राइबोस 5 फॉस्फेट में। तो इन दोनों स्टेप में हमारा एक NADPH बन रहा था, और हमारी एटीपी कितनी बन रही थी, 3 एटीपी, मतलब एक NADPH में 3 एटीपी। तो इन दोनों स्टेप को मिला के हमारा 6 एटीपी। तो यार यहाँ पे 6 ही एटीपी बन रहा है, तब तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हो कि हमारा यहाँ पे नाउ 6 एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, हमारे 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। और यही हमारे एचएमपी शंट की सबसे स्पेशल बात है, आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अगर इसके 6 मॉलिक्यूल हैं और अगर 1 से 6 बन रहा है तो टोटल कितना बनेगा, 6 × 6, यानी हमारा जो एचएमपी शंट है उससे हमें टोटल कितने 36 एटीपी देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगभग हमारे ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के बराबर ही हो जाते हैं। और हमारी सेल्स को यहाँ पे एक अल्टरनेट वे मिल जाता है एटीपी जनरेट करने का, जिनके पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऑप्शंस होता है। तो यहाँ पे देखो जल्दी से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो एचएमपी शंट उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। इससे हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा NADPH बन रहा है और पेंटोज शुगर बन रहा है। तो ये जो NADPH है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होता है, जो कि हमारा यूज होता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और स्टेरॉइड, और हमारे जो सर्टेन अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो हमारे आइज की लेंसेज होती हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करने में, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में। और पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर आप लोग को पता ही, हमारा जो भी DNA RNA का फॉर्मेशन होता है, और जो भी हमारा ATP NAD+ FAD, तो इन सब में भी हमारा पेंटोज शुगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारे यहाँ पे एचएमपी शंट का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।